हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज यह जो हमारा प्रोग्राम है वह इन न्यूज़ है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह किससे संबंधित है? क्या है पश्चिम बंगाल में चांसलर की नियुक्ति से जुड़ा विवाद। तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में एक विधेयक पारित किया गया है। वह विधेयक यूनिवर्सिटी में चांसलर की नियुक्ति से संबंधित है। आप जानते हैं कि वह विधेयक क्या था। उस विधेयक का नाम है पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक। इस विधेयक के तहत जो राज्य के राज्यपाल हैं, जो कि उस राज्य से संचालित जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं या विश्वविद्यालय हैं, उसके चांसलर होते हैं। इस विधेयक में अब चांसलर को बदलकर मुख्यमंत्री को राज्य के यूनिवर्सिटीज़ हैं जो या राज्य के जो विश्वविद्यालय हैं उनके चांसलर बनाने की बात चल रही है। इस वजह से यह खबर चर्चा में आई है। यहाँ पर यह मुद्दा उठ रहा है कि देखते हैं कि जो राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री हैं, इनसे संबंधित क्या कुछ विवाद हैं, इनसे जुड़ी क्या कुछ खबरें हैं जो चर्चा में हैं। इसके अलावा हम देखेंगे इससे संबंधित कुछ बिंदुओं को। तो आइए देखते हैं कि वे कौन सी खबर से संबंधित बिंदु थे जिनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। पहले हम देखेंगे कि खबर क्या है, उसके बाद हम देखेंगे विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल के पास मौजूदा विकल्प, यानी जो विधेयक है उसके संदर्भ में राज्यपाल के पास कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं। उसके बाद जानेंगे कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल की भूमिका, जानेंगे कुलाधिपति के रूप में सीएम के पक्ष में दलीलें, यूजीसी के आदेश के बारे में, अंत में देखेंगे इससे जुड़ा निष्कर्ष और उससे जुड़ा एक प्रश्न। यदि बात करें कि यह जो संदर्भ है यह केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में है, तो यह किस पेपर से संबंधित है, तो इसका जवाब होगा जीएस पेपर 2 या सामान्य अध्ययन 2 के जो विषय है केंद्र राज्य संबंध, इससे यह विषय संबंधित है या इससे यह टॉपिक संबंधित है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि खबर क्या है। तो अभी हाल ही में हमने चर्चा की कि पश्चिम बंगाल में एक संशोधन विधेयक पारित किया गया है। किससे संबंधित है वह विधेयक? राज्य द्वारा संचालित जो भी यूनिवर्सिटीज हैं उससे संबंधित है यह विधेयक। इसमें यह बताया जा रहा है या यह निर्धारित किया जा रहा है कि अब राज्य संचालित जो भी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें कुलाधिपति या चांसलर अब राज्यपाल की जगह पर मुख्यमंत्री को बनाया जाएगा। तो यह विधेयक विधानसभा से पारित हो चुका है और यह किसके पास? राज्यपाल के पास भेज दिया गया है। यहाँ विडंबना की बात यही है कि जाहिर सी बात है कि राज्यपाल वहाँ पर चांसलर के रूप में नियुक्त किए जाते हैं वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में, और अब यह विधेयक अंततः अनुमति के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया है। तो यह विवाद का मुद्दा बन गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री को जब आप चांसलर के रूप में नियुक्त करेंगे यूनिवर्सिटी के या राज्य की यूनिवर्सिटी के चांसलर के रूप में जब आप मुख्यमंत्री को नियुक्त करेंगे तो आपको राज्यपाल को उस पद से हटाना होगा, और राज्यपाल को जब आप उस पद से हटाएंगे तो अंत में देखा जा रहा है कि यह विधेयक उन्हीं की अनुमति के लिए भेजा गया है। तो आइए देखते हैं हम कि विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल के पास कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं, यानी वह विधेयक जो राज्यपाल के पास अनुमति के लिए भेजा गया है, राज्यपाल उस विधेयक में अपनी क्या क्या प्रतिक्रिया दे सकते हैं, उनके पास कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं। तो आइए देखते हैं विकल्प के संदर्भ में कि राज्यपाल के पास कौन कौन से विकल्प हैं। पहला, राज्यपाल विधेयक को अपनी सहमति दे सकते हैं या सहमति रोक सकते हैं या इसे पुनर्विचार के लिए विधानसभा में वापस भेज सकते हैं। यह कहां से इसे यह शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 200 यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 कहता है कि यदि कोई विधानसभा किसी विधेयक को पारित करके राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजती है, राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए भेजती है, तो राज्यपाल के पास कौन कौन सी शक्तियां यहाँ पर मौजूद होंगी। राज्यपाल या तो उस विधेयक को सहमति दे सकते हैं या तो वे उस विधेयक में सहमति अपनी ना दें यानी कि उसे रोक सकते हैं, या फिर उसे पुनर्विचार के लिए वापस से उसे विधानसभा के पास भेज सकते हैं। यदि वह विधेयक वापस पुनर्विचार के लिए विधानसभा के पास जाता है तो ऐसे भी मामले देखे गए हैं कि विधानसभा के पास क्या शक्ति है, तो विधानसभा चाहे तो पुनर्विचार कर सकती है, उसमें बदलाव कर सकती है या बिना बदलाव के भी राज्यपाल को भेज सकती है। यहाँ पर यह बात लिखी भी गई है कि सहमति देने के अलावा भेज सकती है। इसके बाद क्या होगा? यदि वह विधानसभा बिना किसी संशोधन या संशोधन के बाद भी उसे वापस राज्यपाल के पास भेजती है तो अब राज्यपाल के पास सहमति देने के अलावा कोई विकल्प मौजूद नहीं होगा, यानी राज्यपाल को वहां पर उसे सहमति देनी होगी, चाहे वह स्थिति कोई भी हो। यानी यदि विधानसभा उसे स्वीकार करती है, उस पुनर्विचार को स्वीकार करती है या नहीं करती, तब भी अब राज्यपाल को उसे मानना होगा। इसके अलावा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 201 राज्यपाल को एक शक्ति और प्रदान करता है कि यदि राज्यपाल चाहे तो उसे ना माने और उसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए या राष्ट्रपति की सहमति के लिए अपने पास सुरक्षित रख सकता है। यह शक्ति उसे कहां से मिली है? अनुच्छेद 201 के तहत, यानी अनुच्छेद 201
राज्यपाल को कौन सी शक्ति प्रदान करता है कि राष्ट्रपति के विचार के लिए वह विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख ले। इसके बाद वह विधेयक जो राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकता है, तो राष्ट्रपति के पास भी इसमें कुछ शक्तियां मौजूद हैं, या तो वह उसमें सहमति दे दे या उस विधेयक को वापस से पुनर्विचार के लिए राज्यपाल के पास भेजे और राज्यपाल उसे वापस विधानसभा के पास भेज सकता है। इसके बाद यह भी शक्तियां मौजूद हैं कि यदि विधानसभा उस जो पुनर्विचार के लिए जो राष्ट्रपति ने उसे विधेयक भेजा है उसमें पुनर्विचार कर सकती है, संशोधन कर सकती है, या बिना संशोधन के यानी बिना बदलाव के उस विधेयक को वह वापस भेज सकती है। और इस संदर्भ में राष्ट्रपति के पास एक शक्ति प्राप्त है कि जो संविधान है वह राष्ट्रपति को इस मामले में या ऐसे किसी भी निर्णय के मामले में कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं करता है, यानी राष्ट्रपति चाहे तो उसे अपने पास सुरक्षित रख सकता है। ऐसे मामले में चूंकि राष्ट्रपति के पास कोई भी समय सीमा नहीं है, उस विधेयक को वह अपने पास सुरक्षित रख सकता है। तो यह क्या मामला था, राज्यपाल के पास इससे संबंधित क्या कुछ विकल्प हैं जो मौजूद हैं। इसके बाद हम बात करें, चूंकि यह विषय काफी महत्वपूर्ण है, राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित है, तो आगे जो हम बिंदु देखेंगे कि जो कुलाधिपति है, जिस कुलाधिपति पद के लिए यह पूरी चर्चा है, यह चल रही है, यह विषय जो है चल रहा है, उसमें राज्यपाल की क्या भूमिका थी, यानी कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल की कौन कौन सी भूमिकाएं हैं, वे कौन कौन सी भूमिकाओं का अभी तक निर्वहन करते आए हैं, विभिन्न राज्यों में जहां पर वो कुलाधिपति अभी हैं वहां पर कौन कौन सी भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं। तो पहला बिंदु है राज्य संचालित विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति, यानी जो कुलाधिपति या चांसलर है जो कि राज्यपाल होते हैं, वे राज्य से संचालित जो भी विश्वविद्यालय हैं उनमें वाइस चांसलर या कुलपतियों की नियुक्ति करते हैं। इसके अलावा कार्यकारी परिषद जैसे विश्वविद्यालयों के निर्णय लेने वाले निकाय और इनसे संबंधित जो भी निर्णय है उनके रद्द करने की शक्ति भी इनके पास मौजूद होती है, यानी विश्वविद्यालय और कार्यकारी परिषद इससे संबंधित जो भी निर्णय लिए जाते हैं, जो निकाय द्वारा लिए जाते हैं, उन्हें रद्द कर सकता है। एवं इसमें जो भी व्यक्तियों की नियुक्ति होती है, इससे संबंधित जो भी नियुक्ति हैं वे करने के लिए भी इनके पास शक्ति मौजूद है, यानी इन निकायों में इनकी नियुक्ति करना भी इनकी शक्तियों में मौजूद है। यदि बात करें कि इनके पास अन्य कौन सी शक्तियां हैं, तो ये विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करते हैं और ऐसे कई राज्य हैं जहां पर राज्यपाल के पास इन शक्तियों को कम या सीमित करने की जो अपनी खुद की शक्ति है वह मौजूद है। यदि ऐसे राज्यों की बात करें तो ऐसे कौन से दो राज्य हैं जो चर्चा में हम मान सकते हैं या एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, तेलंगाना और गुजरात। यानी तेलंगाना और गुजरात ऐसे राज्य हैं जहां पर कुलपतियों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल के पास इतनी अधिक शक्ति मौजूद नहीं है, क्योंकि राज्य द्वारा जो भी पैनल एक गठित किया जाता है, जो भी 3 व्यक्ति उनके द्वारा सुझाए जाते हैं, राज्यपाल इन्हीं 3 व्यक्तियों में से ही कुलपति की यहाँ पर नियुक्ति करता है। यह किन विधेयक या किसके जरिए किया जाता है, तो यदि तेलंगाना की बात करें कि तेलंगाना को यह शक्ति किस विधेयक या किस कानून के जरिए प्राप्त होती है, तो तेलंगाना विश्वविद्यालय विधेयक, तेलंगाना विश्वविद्यालय कानून 1991 के तहत यह शक्ति प्राप्त है कि जो पैनल सरकार द्वारा जिन 3 व्यक्तियों का नाम या जो पैनल सजेस्ट किया जाएगा उसी में से राज्यपाल कुलपति की नियुक्ति करेगा। इसके अलावा एक और संदर्भ क्या है, गुजरात। तो गुजरात के पास भी गुजरात विश्वविद्यालय कानून 1949 है और इस कानून के तहत गुजरात भी 3 व्यक्तियों को सजेस्ट करता है, 3 व्यक्तियों के एक पैनल को सजेस्ट करता है। गुजरात सरकार 3 व्यक्तियों के पैनल को सजेस्ट करती है, उसी के तहत कुलाधिपति द्वारा कुलपति की नियुक्ति की जाती है। अब देखते हैं कि इसके अलावा कुछ अन्य बिंदुओं की बात करें कि इससे जुड़े कौन कौन से बिंदु और हैं। तो अगला बिंदु है कुलाधिपति के रूप में सीएम के पक्ष में दलीलें, यानी यदि सीएम को कुलाधिपति बनाया जाता है तो ऐसे क्या कारण है, उसके पीछे वे कौन से बिंदु हैं जिसकी वजह से यह खबर चर्चा में आई है कि सीएम को अब विश्वविद्यालय या राज्य द्वारा संचालित जो विश्वविद्यालय हैं उनमें कुलाधिपति या चांसलर बनाया जाए। तो इसके पीछे उन्होंने क्या क्या दलीलें दी हैं, उसमें पहला है विश्वविद्यालय के कामकाज के लिए कुलाधिपति की जवाबदेही का अभाव। अभी तक ऐसा देखा जा रहा है कि जब राज्यपाल वहां पर चांसलर बने हैं या विश्वविद्यालय के चांसलर हैं तो वहां पर वे अपने दायित्वों का निर्वहन बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। कई जगह विश्वविद्यालय के बहुत सारे कामकाज प्रभावित हो रहे हैं और इससे उसके जो संचालन आदि में है काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। इस वजह से उन्होंने एक दलील दी है कि विश्वविद्यालय के कामकाज इससे प्रभावित हो रहे हैं। दूसरी दलील है कुलाधिपति द्वारा कुलपति नियुक्त किए गए व्यक्ति अक्सर सत्यनिष्ठा, प्रतिबद्धता और विश्वविद्यालय में सुधार आदि में विफल रहे हैं। यानी कि जो चांसलर या राज्यपाल द्वारा यानी कि चांसलर द्वारा जो कुलपति या वाइस चांसलर नियुक्त किया जाता है वे उस विश्वविद्यालय के प्रति ना तो ज़्यादा
निष्ठावान रहे हैं और ना ही वो जो भी उन्होंने निर्णय लिए हैं उसमें वे सफल रहे हैं, यानी विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में या विश्वविद्यालय से संबंधित जो भी सुधार कार्य हैं उनको करने में वे खास सफल नहीं रहे हैं। ये उनकी दूसरी दलील थी। अन्य दलीलों की बात करें तो उन्होंने कहा है कि जो कुलपति नियुक्त किए जाते हैं, यानी कुलाधिपति द्वारा जो वाइस चांसलर नियुक्त किए जाते हैं, वे वाइस चांसलर अपनी खुद के निर्णय में सक्षम नहीं है, अपने खुद के निर्णय को लेने में सक्षम नहीं है। वे जो कुलाधिपति द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं उन्हीं निर्णयों को रिपीट कर देते हैं या उन्हीं निर्णयों को आगे बढ़ा देते हैं, उन्हीं निर्देशों को आगे बढ़ा देते हैं। जबकि कुलपति की नियुक्ति का जो उद्देश्य है वह यही है कि यदि कुलाधिपति किन्हीं निर्णयों को नहीं ले पाते हैं तो कुलपति विश्वविद्यालय से सुधार से संबंधित जो भी निर्णय है उसमें अपनी भूमिका निभा सकें। इसके अलावा राज्य द्वारा विश्वविद्यालयों को वित्त पोषण और कार्यकारी सहायता, एक तर्क यह भी दिया जाता है कि राज्य द्वारा विश्वविद्यालयों को सभी कार्यकारी सहायता और वित्त पोषण प्रदान किया जाता है। ऐसे में जो राज्य से संबंधित व्यक्ति है यानी सीएम है वह ही इसकी अध्यक्षता करे या वह ही इससे संबंधित जो भी कार्य हैं उन्हें देखे। इसके अलावा कहा गया है कि सभी मामलों में कुलाधिपति के पास विद्वता और शिक्षा के मूल्यों के प्रति संवेदनशीलता नहीं हो सकती। ऐसा सही भी माना जा सकता है कि जरूरी नहीं है कि राज्यपाल जो कि कुलाधिपति के रूप में कार्य कर रहा है, किसी विश्वविद्यालय में काम कर रहा है, उसके पास हर विषय को लेकर विद्वता हो या वह इतना ज़्यादा शिक्षित हो कि वह उस विश्वविद्यालय से संबंधित सभी निर्णय और उससे जुड़ी जो भी जानकारियां हैं वह लोगों को दे पाए या उस विश्वविद्यालय को कुछ सजेशन दे पाए। इसलिए भी ऐसा माना जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति को या उससे संबंधित उसके आसपास के ऐसे पैनल को गठित किया जाए जो विश्वविद्यालय को बेहतर कार्यान्वयन करने के लिए निर्णय आदि दे सके। अन्य तथ्यों में बात करें तो शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में राज्य द्वारा प्रशासनिक कार्यवाही की जाती है। एक अन्य जो तर्क दिया गया है कि विश्वविद्यालय से संबंधित जो भी कार्यवाही है चूंकि राज्य द्वारा ही संचालित की जाती हैं, ऐसे में राज्य के किसी व्यक्ति को ही यहाँ पर चांसलर आदि नियुक्त किया जाए। विश्वविद्यालय द्वारा दायित्वों और जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए राज्य जिम्मेदार है। एक यह भी तर्क महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब राज्य से संचालित विश्वविद्यालय हैं तो राज्य ही हर चीज़ के लिए उसके जिम्मेदार हो जाता है। राज्य ही उसकी नीति निर्वहन, उससे संबंधित जो भी प्रशासनिक सुविधाएं हैं, उससे जुड़ी जो भी नीति है, वित्त पोषण है, जो कि राज्य ही करता है। तो यहाँ पर राज्य के पास अधिक शक्तियां होनी चाहिए या राज्य के पास एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उन विश्वविद्यालय से संबंधित निर्णय आदि ले सके। आगे कहा गया है कि राज्य को शिक्षा की बेहतरी के लिए निर्णय लेने का अधिकार है। यह महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि जब राज्य में कोई विश्वविद्यालय है तो उससे जुड़े जो भी शिक्षा से संबंधित अधिकार हैं वहां पर राज्य ही अपनी भूमिका निर्वाह करता है या राज्य ही अपना निर्वहन करता है। इसलिए भी यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इनकी तरफ से जो ये तर्क दिया जा रहा है या सीएम की तरफ से जो ये दलीलें दी जा रही हैं उनमें ये महत्वपूर्ण पक्ष है जो शामिल हैं। आगे बात करते हैं कि कौन से बिंदु हैं जो महत्वपूर्ण हैं। तो चूंकि शिक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और शिक्षा से संबंधित, उच्च शिक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण निकाय है वह यूजीसी है, तो ऐसे मामले में यूजीसी से संबंधित क्या मानदंड हैं, इस विषय पर चर्चा करना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि हम आपसे पूछा जाए कि यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में बताइए एवं यूजीसी का गठन किस रूप में किया गया है, यानी भारत में वह कैसे निकाय के रूप में कार्य कर रहा है। बात करें यूजीसी के मानदंडों के बारे में तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, यानी शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और हम जानते हैं कि यदि कोई विषय जो समवर्ती सूची में शामिल है उसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। ऐसे में यहाँ पर केंद्र भी कानून बना सकती है और राज्य भी कानून बना सकती है। यूजीसी के मानदंडों की बात करें तो यूजीसी ने अपने कुछ खुद के मानदंड निर्धारित किए हैं कि उन्हीं के आधार पर कुलपति या जो वाइस चांसलर है उनकी नियुक्ति हो सकती है। इसके अलावा एक और बात है जो चर्चा में है, वह है संघ सूची की प्रविष्टि 66, क्योंकि संघ सूची की प्रविष्टि 66 क्या कहती है, उच्च शिक्षा या अनुसंधान एवं वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं के लिए मानकों का समन्वय और निर्धारण। चूंकि संघ सूची केंद्र से संबंधित विषय है, यानी केंद्र ही इससे संबंधित जो भी विषय इसमें शामिल हैं उसमें कानून बना सकती है। तो इसमें कहा गया है कि उच्च शिक्षा अनुसंधान एवं वैज्ञानिक तकनीकी संस्थाओं के लिए जो भी मानक निर्धारित किए जाएंगे, जो भी मानक या मानदंड निर्धारित किए जाएंगे, उनका समन्वय और निर्धारण आदि किसके द्वारा किया जाएगा, केंद्र के द्वारा। क्योंकि क्या है, संघ सूची से संबंधित यह प्रविष्टि है। यदि यूजीसी की बात करें कि यूजीसी खुद के अपने विनियमन में या अपने नियमन में क्या बात कहती है, यह कथन अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह उच्च शिक्षा पर केंद्र को पर्याप्त अधिकार दे देता है। यह किससे संबंधित है, संघ सूची से, और यहाँ पर केंद्र अपने निर्णय लेता है
तो यहाँ पर केंद्र सरकार के पास कुछ ज़्यादा ही शक्तियाँ इससे संबंधित प्राप्त हो जाती हैं। यदि यूजीसी की बात करें तो यूजीसी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के मामले में जो भी संबंधित निर्णय है वह खुद ही लेती है, यानी कि चूंकि ये ग्रांट कमीशन है, यहाँ इसे अनुदान देती है, तो इससे संबंधित जो भी मामले हैं, चाहे राज्य से संबंधित विश्वविद्यालय हों या कॉलेज हैं, इनके जो भी मामले हैं उसमें यूजीसी अपने निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे संबंधित जो भी नियुक्ति है, इसके मामले में भी यूजीसी मानदंड निर्धारित करती है, मानक तैयार करती है और इसके तहत ही इनकी नियुक्ति आदि की जाती है। यानी यूजीसी भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पूरी शिक्षा व्यवस्था में या उच्च शिक्षा में क्या क्या मानक निर्धारित करने चाहिए, इसके लिए यूजीसी का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है। इसके अलावा यूजीसी विनियम 2018 के अनुसार, यानी यूजीसी ने अपने एक विनियम 2018 में यह बात कही है, विजिटर या चांसलर जो ज्यादातर राज्यों में राज्यपाल होता है, खोज सह चयन, यहाँ पर एक की कमेटी बनती है, इस कमेटी के द्वारा ही कुछ व्यक्तियों का पैनल डिसाइड किया जाता है और उन्हीं व्यक्तियों में से ही कुलपति की नियुक्ति की जाती है। तो यूजीसी विनियम 2018 के अनुसार क्या कहा गया है कि विजिटर या चांसलर ही जो ज्यादातर राज्यपाल होते हैं, खोज सह समितियों के द्वारा अनुशंसित नामों के पैनल से कुलपति की नियुक्ति करेगा। यह साफ तौर पे कहां पर है? यूजीसी विनियमन 2018 में, जो कि महत्वपूर्ण है, क्योंकि चांसलर कौन है? राज्यपाल, और राज्यपाल द्वारा ही कुलपति की नियुक्ति की जाती है। और अभी हमने पिछली ही स्लाइड्स में चर्चा की है कि क्या कुछ प्रमुख परेशानियां थी जिनकी वजह से सीएम ने यह बात कही है। इसके बाद कहा गया है कि इससे संबंधित ये जो पूरे निर्णय हैं जो यूजीसी से जुड़े हुए हैं, उसमें उच्च शिक्षण संस्थाओं, विशेष रूप से जो यूजीसी से धन प्राप्त करते हैं, यानी यूजीसी जिन संस्थाओं को धन देती है, उनके लिए ये जो नियम है ये मानना या इनका पालन करना अनिवार्य है। यानी ऐसी कोई भी संस्था जिससे यूजीसी अनुदान प्राप्त करती है, वहां पर यूजीसी विनियमन 2018 के अनुसार ही कार्य किया जाएगा। आइए अब प्रमुख निष्कर्षों को देखते हैं। विश्व भारती विश्वविद्यालय का उदाहरण देकर उन्होंने क्या कहा कि प्रधानमंत्री कुलाधिपति की भूमिका निभाते हैं। तो अभी जब पश्चिम बंगाल में यह तर्क वितर्क हुआ कि क्यों ऐसा कार्य किया जा रहा है, तो तर्क के माध्यम से एक ऐसा निष्कर्ष निकलकर सामने आया कि विश्व भारती विश्वविद्यालय एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और बात कही जा रही है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री ही इसके कुलाधिपति या चांसलर नियुक्त किए गए हैं। आगे बात क्या कहते हैं लोग कि विश्व भारती एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और यह एक अपवाद है, क्योंकि केंद्रीय विश्वविद्यालय में चांसलर के रूप में राष्ट्रपति ही नियुक्त किए जाते हैं, जबकि ये एक अपवाद के रूप में देखा गया है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री चांसलर नियुक्त हैं। तो ऐसा तर्क भी देखा गया, ऐसा तर्क दिया गया वहां पर कि जब एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री चांसलर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, तो राज्य से संचालित जो भी यूनिवर्सिटी हैं या विश्वविद्यालय हैं, वहां पर मुख्यमंत्री क्यों नहीं नियुक्त किया जा सकता चांसलर के रूप में। तो यह एक निष्कर्ष के रूप में एक यह मुद्दा सामने आता है कि हाँ, जब ऐसा हो सकता है तो यह क्यों नहीं हो सकता उस राज्य के संदर्भ में। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे। साफ तौर पर कहा गया है कि यह बात या यह मुद्दा किससे संदर्भित है? केंद्रीय विश्वविद्यालय से। केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 क्या कहता है कि राष्ट्रपति ही किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे या विजिटर होंगे, और विजिटर ही उस जो पूरा यूनिवर्सिटी है या वह जो विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उसमें वाइस चांसलर की नियुक्ति करेंगे। आगे यह बात कही भी गई है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय में विजिटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो कुलाधिपति हैं वह नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। अब कुलपतियों की नियुक्ति के बारे में बात करें कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में कुलपतियों की नियुक्ति कैसे होती है, तो केंद्र सरकार द्वारा गठित खोज और चयन समितियों द्वारा चुने गए नामों के पैनल में से कुलाध्यक्ष या विजिटर द्वारा ही कुलपतियों की नियुक्ति की जाती है। यहाँ पर विजिटर या कुलाधिपति काफी महत्वपूर्ण शब्द हो जाता है और ये यहाँ पर नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। यानी विजिटर या कुलाधिपति यहाँ पर नाम मात्र के प्रमुख हैं, जो कि क्या है? राष्ट्रपति हैं। बात की जाती है कुलपतियों के संदर्भ में कि कुलपति की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति ही उस पैनल से कुलपतियों की नियुक्ति करता है। तो इस अधिनियम में ही कहा गया है, अधिनियम 2009 है, उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को कुलाध्यक्ष के रूप में किसी भी विश्वविद्यालय में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक दोनों ही पहलुओं के संबंधित जो भी निरीक्षण है उसको करने का अधिकार है। उससे संबंधित जो भी विवाद है, पूछताछ है, उससे संबंधित जो भी अधिकार है वह राष्ट्रपति या विजिटर के पास मौजूद है। यानी यह इससे संबंधित कुछ निष्कर्ष थे जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के संदर्भ में थे। यूजीसी के बारे में भी हमने जाना कि यूजीसी ने अपने विनियमन में या नियमन में कौन कौन सी बातें कही हैं।
राज्य के संदर्भ में, केंद्र के संदर्भ में। केंद्र के संदर्भ में भी हमने देखा कि विश्वविद्यालय भारती में अगर प्रधानमंत्री कुलाधिपति बन सकते हैं तो यह तर्क कि किसी राज्य में जो मुख्यमंत्री हैं वह क्यों नहीं बन सकते। इसके अलावा हमने यह भी देखा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम से संबंधित जो वर्ष 2009 है, इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि कुलाध्यक्ष विजिटर जो कौन होंगे, राष्ट्रपति होंगे। तो एक यह भी तर्क है कि अगर कुलाधिपति राष्ट्रपति होंगे तो फिर राज्यपाल, उसमें राज्य से संबंधित जो भी संचालित यूनिवर्सिटी हैं उसमें राज्यपाल क्यों नहीं हो सकते कुलाधिपति। तो निष्कर्ष तौर पर चूंकि जहां पर साफ साफ बातें कही गई हैं उन्हीं के आधार पर सारे निर्णय लिए जा सकते हैं। ये था इस पूरी जो चर्चा है उसका निष्कर्ष कि कहीं कहीं साफ तौर पर जो भी बातें कही गई हैं उसी आधार पर ये निर्णय लिए जा सकते हैं। तो अभी देखते हैं राज्यपाल इससे संबंधित क्या अपनी प्रतिक्रिया देंगे। तो आज के पूरे सेशन से संबंधित हमने एक प्रश्न लिया है जो कि अभ्यास प्रश्न है और किससे संबंधित है, प्रीलिम्स के लिहाज से क्या महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है। सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 भारत के राष्ट्रपति किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे। दूसरा कथन है, यूजीसी से धन प्राप्त करने वाली उच्च शिक्षण संस्थाओं को इसके नियमों का पालन करना अनिवार्य है। आपको बताना है इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इस सवाल के जवाब को आप कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। तो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं कुछ नए विषय के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।